इकबाल सर देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम लोग बात कर रहे हैं। आप देखिए, जितना भारतीय जनता पार्टी दावे बातें हम कितना सुनते हैं, कितनी बातें हैं, कितने जुमले हैं, हर बार वो फिर यही होता है कि आप जुमले और बातों के सिवाय कुछ करते नहीं। और एक दौर था जब मुंबई है, महाराष्ट्र तो पूरा नहीं लेकिन मुंबई को तो बहुत सेफ माना जाता था। अब इंटायर अभी आप लगातार सत्ता में बना रहना, सब होना, दावे करना, बातें करना, लेकिन हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आपको दिखता है, आप ये केवल, मैंने जैसे कहा शुरू में अपने ओपनिंग रिमार्क कि आप लाडली बहना कर लीजिए, लाड़की बहना कर लीजिए, क्या इससे हो जाएगी बात? सबसे प्रमुख जो चीज है कि हम स्वच्छंद तरीके से हमारी बहन बेटियां निकल सके। ये बीजेपी किसी दूसरे जो जो दीगर राज्य होते हैं, जो गैर भाजपा गैर एनडीए शासित राज्य होते हैं, वहां तनिक हो जाए। आपने बंगाल देखा था, बंगाल में क्या क्या नहीं किया था इन लोगों ने, और अभी भी पूरे चुनाव कैसे लड़ा, या बिहार में जंगल राज। देखिए, इनके अपने जो सूबे हैं, हालात क्या है, और साथ में विजय का फैसला। आपकी प्रतिक्रिया? अनम्यूट सर, अनम्यूट, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट प्लीज। धन्यवाद संजीव जी, और पैनल पे बैठे जो सीनियर्स है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के सत्ता में आने के बाद में जो उन्होंने सबसे पहले सार्वजनिक संबोधन में साफ कर दिया है कि राज्यों का जो अधिकार है उस पर समझौता नहीं होगा, जैसे जिस तरीके से नहीं बताया थे उन्होंने। केंद्र और राज्यों के, खास करके अगर मैं संबंधों की या संघीय ढांचे की, फेडरलिज्म की और तमिलनाडु की राजनीतिक स्वायत्ता को प्रमुख बनाया है। एक तरीके से आप देखिए कि राजनीतिक जो एक्सपर्ट्स है वो अब मान रहे हैं कि विजय का ये जो केवल प्रशासनिक घोषणा नहीं है बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी उसने दिया है, जिसका असर आने वाले दिनों में सभी जगह दिखेगा। अभी आप इस तरीके से देखिए कि कारण है कि यही मुझे लगता है कारण है कि दक्षिण भारत की जो राजनीति है वो उनकी इस लाइन को एक बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में अब दुनिया भी देख रही है और खास करके भारत का युवा भी देख रहा है। अच्छा, विपक्षी दल और कुछ राजनीतिक जो एक्सपर्ट्स है उसका तो ये नैरेटिव है। उनका कहना है कि अगर विजय ने ऐसे मुद्दे उठाए जिससे दक्षिण भारत लंबे समय से उठाता रहा है, जैसे खास करके राज्यों की वित्तीय अधिकारों की बात करें या भाषा और संस्कृति की पहचान की बात करें, केंद्र द्वारा निर्णय प्रक्रिया की केंद्रीय करण की बात करें या राज्यपाल बनाम राज्य सरकार विवाद की बात करें, विजय ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक तरीके से व्यक्तिगत हमला नहीं किया, लेकिन हम उन्हें ऐसे देख सकते हैं कि राज्यों के अधिकार को अपने राजनीतिक एजेंडा को जो है ना उन्होंने केंद्र बनाया है। खास करके देखो, विपक्ष इसी को मोदी मॉडल के सामने विकल्प मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। फिलहाल राजनीतिक दृष्टिकोण से तीन घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि मानी जा रही है कि विजय का जो सत्ता में आना है 1967 के बाद में पहली बार ऐसा है कि तमिलनाडु में द्रविड़ दलों के लंबे प्रभुत्व के तोड़ने के लिए विजय की जो पार्टी है वो सत्ता में पहुंची है। इससे विजय की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव एक तरीके से आप मान सकते हैं। अच्छा, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अगर के अन्नामलाई ने जो पार्टी छोड़ा था, छोड़ते हुए कहा था कि तमिलनाडु को लेकर के उनके विचार पार्टी नेतृत्व में मेल नहीं खाते। इसके बाद उन्होंने एक नया जन आंदोलन शुरू किया जिसमें 24 घंटे के भीतर आपने देखा कि 13 लाख से अधिक लोगों ने जुड़ने का दावा किया था। दूसरा जो है, अन्नामलाई के इस्तीफा के बाद में हमने देखा था कि भाजपा भाजपा का जो नेतृत्व है उसके कार्यकर्ताओं से पार्टी न छोड़ने की अपील भी करनी पड़ती उनको। तो इसी चीज को लेकर के अगर विपक्ष पूरी तरीके से किस तरह देख रहा है कि यदि दक्षिण भारत में कई राज्य अगर लगातार राज्यों के अधिकार की बात कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास का संकट जो है वो साफ तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक होगा, जैसे ये जो राज्य है, अगर ये बहस लगातार उठती रही तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाले जो कुछ वर्ष है उसमें जो संघीय ढांचा है वो एक तरीके से मुझे लगता है संजीव जी के राष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। और विपक्ष भी यही तर्क दे रहा है। भाजपा इससे पहले सहमत नहीं थी, लेकिन आप देखिए कि वो भी अब ये कहती है कि मजबूत केंद्र की राष्ट्रीय विकास और सुरक्षा गारंटी होनी चाहिए। अच्छा, दिल्ली में आप देखिए कई राजनीतिक जो पर्यवेक्षक है वो अब एक नए समीकरण पर चर्चा करने लगे हैं। दक्षिण भारत की अगर क्षेत्रीय राजनीति की बात करें तो राज्यों के अधिकार को लेकर के, युवा नेतृत्व को लेकर के, गैर पारंपरिक नेताओं का उभार जो है उसको लेकर के, तो विजय की राजनीति इन चारों मुद्दों को एक साथ जोड़ती मुझे नजर आ रही है। इकबाल सर, मैं इसको थोड़ा महिलाओं को ज्यादा फोकस करते हुए बात करूं, आप बताइए ना, आप क्या पाते हैं? अब तो देवेंद्र फडणवीस को भी लंबा वक्त हो रहा है, एक, और उसके पहले भी वो चीफ मिनिस्टर रहे थे। आज जो सारा दृश्य, आपको लगता है, आप जहां हम सुरक्षा की, नारी सुरक्षा, महिला सुरक्षा, बीजेपी की बातें हैं, दावे जो हमने कहा कि दावे प्रधानमंत्री से लेकर उनका जो दूसरे इंजन है, जो जो मुख्यमंत्री हैं या संगठन के जो प्रमुख हैं, सब बातें बहुत हो रही हैं।
पैसा देखिए, दे रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें हम संजीव जी, तो सभी ने देखा है कि जितने बीजेपी शासित राज्य है, उसके अंदर जो हत्याएँ हुई है, जो रेप्स हुए हैं, इस तरह के जो मामले सामने आए, जिसके अंदर कई बड़े लीडर्स के नाम आए। अच्छा, उस नाम आने के बाद में कुछ लोग धरने पे बैठे, कुछ लोगों ने खुल करके बात की, लेकिन आप देखिए कि इसके अंदर बीजेपी का जो केंद्रीय ढांचा जिसको कहे जाए, या कोर कमेटी बैठी जाए, उसके अंदर अभी तक ऐसे कोई कदम नहीं उठाया जिसके अंदर लोगों के अंदर ये मैसेज जाए कि सुरक्षा को, महिला की सुरक्षा को लेकर के या युवाओं की नौकरियों को लेकर के कोई ठोस कदम उठाया है। देखिए, जितनी भी चीजें अब तक मुझे ऐसा लगता है कि जो चलती हुई नजर आ रही है हमको, वो साफ तौर पर ये संकेत दे रही है कि जिस तरीके से ये सत्ता में आए हैं, जिस पावर का वो मिसयूज कर रहे हैं, और लगातार इस तरह के आरोप बढ़ते जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर अगर हम बात करें मुंबई की, मुंबई बहुत सुरक्षित था, हालांकि आज भी सुरक्षित है, और उन चीजों को लेकर के लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन मुंबई को छोड़ करके अगर मैं बात करूं, तो महाराष्ट्र के अंदर भी इस तरह की शिकायतें मिली है, और अलग अलग कई राज्यों से इस तरह की शिकायतें जो है वो मिलती जा रही है। ये जो शिकायत है, वो ये संकेत दे रहे हैं कि अगर सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया, और खास करके जो बीजेपी शासित राष्ट्र है, प्रदेश है, उसके अंदर मुझे लगता है कि अगर ये चीजें बढ़ना शुरू हुई, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा, चाहे वो साउथ हो या नॉर्थ हो, और खास करके जो साउथ से ज्यादा इस तरह की जो घटनाएं आती है, जो आए दिन दबाई जाती है, वो खास करके नॉर्थ से हमको मिलती है। लेकिन आप देखिए कि नॉर्थ के अंदर चाहे योगी आदित्यनाथ हो, दिल्ली की बात करें हम, तो इन सभी को देखिए कि वहां पर इस तरह की चीजें ज्यादातर दबा दी जाती है, उसको खुलने नहीं दिया जाता है। कई हमने केसेस देखे हैं जिसके अंदर इस तरह के परिवार ने इंसाफ पाने के लिए खुद खुदकुशी करने की भी कोशिश की है, या तो उनकी हत्या भी हुई है उनके लोगों की। संजीव जी, धन्यवाद। संजीव जी, देखिए, जिस तरीके से राजू जी ने एक लव जिहाद की बात की, मैंने कहा उनको बता दूं कि सिर्फ लव जिहाद नहीं है, बीजेपी राज्यों के अंदर थूक जिहाद भी आ गया है, लैंड जिहाद आ गया है, पॉपुलेशन जिहाद आ हाँ। गया है, हलाल जिहाद, इकोनॉमिक जिहाद, बोर्ड जिहाद, एजुकेशन जिहाद, ऐसे तकरीबन 2 दर्जन जिहाद आ चुके हैं, जो इससे पहले देश बिल्कुल को पता ही बिल्कुल। नहीं था क्या है क्या नहीं। ठीक है। जी हाँ, अच्छा, जी हाँ, आप बिल्कुल। इस तरह देखिए कि 1967 के बाद में, जिस तरीके से मैं बात कर रहा था, कि तमिलनाडु की राजनीति में लगभग पूरी तरह जो द्रविड़ दलों की अगर हम बात करें, डीएमके और एआईडीएमके, ठीक है, एआईएडीएमके के इर्द गिर्द घूमती रही है। खास करके मैं बताऊं कि विजय के सत्ता में आने के बाद अ, आप इसे ऐसा मान सकते हैं कि क्या ऐतिहासिक जीत है, और गैर द्रविड़ जो पृष्ठभूमि में आने वाले जो पहले मुख्यमंत्री है, वो मुझे लगता है बने हुए, जिन्होंने उसे एक मुझे लंबे राजनीतिक ढांचे को तोड़ा है। यानी कि आप मान लीजिए कि जो एक्सपर्ट्स है वो सिर्फ ये मान रहे हैं कि ये सिर्फ विजय जीता नहीं है, बल्कि आप ऐसा मानिए कि डीएमके और एआईएडीएमके जैसे जो दशक पुराने ढांचे हैं, उसको जनता ने जो चुनौती दी है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, दूसरा आप देखिए कि विजय के 3 वर्गों के खास करके जो ना उसको एक समर्थन जो मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार वोट देने वाला उसके लिए युवा है। दूसरा, पारंपरिक दलों से नाराज मतदाता उसके साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा, जो फिल्मी लोकप्रियता से जुड़े समर्थक नेटवर्क है, यानी कि मैं अगर कहूँ, टीवी की ने चुनाव से पहले ही बूथ स्तर पर संगठन खड़ा करने और बड़ी सदस्यता मुहिम चलाने पर खास करके जोर दिया था। अच्छा, मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जिन मुद्दों को प्राथमिकता दी है ना, उसमें एक महिला सुरक्षा तो आई, नशे के खिलाफ विशेष जो फोर्स वो बोला बनाने की बात की है। बोला सबसे बोला बड़ी अभी जो बोला चीज मुझे लग रही है कि वो मुफ्त, हाँ, मुफ्त बिजली से जो जुड़ी घोषणा की है, वो बहुत बड़ा डर है, और चुनाव वादों के अंदर जो समीक्षा की बात उसने शामिल की है। मुझे ऐसा लगता है संजीव जी कि राजनीतिक एक्सपर्ट्स का अब ये मानना है कि ये केवल फिल्म स्टार मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि आप ऐसा समझ के चलिए कि ये डिलीवरी आधारित प्रशासन की छवि बनाना चाहता है, क्योंकि ये जो है वो सबसे बड़ा खतरा है। अगर बिल्कुल। विजय ने अपनी पहली बड़ी रैली के अंदर खास करके कहा है कि राज्य के अधिकारों पर कोई समझौता नहीं होगा, ये बयान जो है एक तरीके से सामान्य रूप से हम नहीं ले सकते हैं। दक्षिण भारत में कई वर्षों से खास करके ये बहस चल रही थी, और राज्यों की करों में अगर उचित हिस्सा मिल रहा है या नहीं, या निर्णय लेने के अंदर शक्ति दिल्ली से ज्यादा केंद्रित हो रही है, ये वो सारी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि चिंता का एक विषय है। अच्छा, मुख्यमंत्री के बाद बनने के बाद देखिए, विजय ने तमिलनाडु की जो राज्यसभा सीट है, वो भी कांग्रेस को देने का फैसला किया है। और इसको अगर हम माने, तो आया ये आप समझिए कि ये गठबंधन धर्म का एक तरीके से वो पालन कर रहे हैं।
या आप ये कहे कि बड़े दिल की राजनीति। ठीक है ना। दूसरा आप जी उस पे संजय उसके जी बोलिए। नहीं, मैं सोच रहा था उस पे भी आई ये है, ये सारी चीजें आप गिना रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई 12 साल 12 उपलब्धियां कोई आपको दिखती हैं क्या? आप जो मोदी जी जश्न का माहौल बन गया है, क्या है? कुछ कुछ दिखता है कि ये गिना दिया है देश को, ये है ये चीज। मैं उस पे नहीं थोड़ा नहीं, सा है ना, पूछना चाहता बिल्कुल है। देखिए 12 सालों के अंदर आप देखिए कि इतना बेइज्जत कभी अमेरिका से हम नहीं हुए थे, कभी इतना तेल महंगा हमने नहीं बेचा था। सिर्फ एक नेहरू जी के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए हमने ₹100 लगभग पहुंचा दिया है। पेट्रोल 100 पार कर दिया है। एजुकेशन स्तर गिरता जा रहा है। हमारे बच्चे हथकड़ियों में आते जा रहे हैं। दूसरा आप देखिए कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर है वो अमेरिका से निकाले जा रहे हैं। तो ऐसे कई उपलब्धियां हैं, सिर्फ आप 12 गिन रहे हैं। मुझे लगता है कि ये 112 उपलब्धियां है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, रोजगार आपके युवाओं के पास नहीं है, युवा जो है सड़कों पे निकल गए। एक आदमी सोशल साइट पर आकर के सिर्फ एक आंदोलन छेड़ता है तो कुछ घंटों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर 2-2 4-4 करोड़ लोग जो है वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये सारी उपलब्धियां है जो आज तक कांग्रेस ने, नेहरू ने नहीं कर पाए। देखिए आज देखिए कि कलकत्ता के अंदर सरकार आई, ऑपरेशन लोटस नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उसमें मुस्लिम समुदाय जो है उसके भी एमएलए शामिल थे, तो उसको अलग तोड़ करके अलग गुट बना लिया। आप देखिए कि इतने रोड़ों के नाम पर और इन नामों पर कभी मस्जिदें तोड़ना, मस्जिदों के अंदर जाकर के 500 साल पुरानी मंदिर ढूंढना, ये कभी नहीं हुआ था। देखिए ये सारी चीजें ये 12 सालों में हुई है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप उसको उस तरीके से देखिए। आप ये मत सोचिए कि पैसा बढ़ रहा है, आप ये मत सोचिए कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, आप ये मत सोचिए वैल्यू जो है वो गिरती जा रही है, उसको आप उस तरह देखोगे सर। संजीव जी देखिए, ऐसा आप मानिए कि जिस तरीके से हमारे दर्शकों को जो चीजें समझनी चाहिए बहुत अच्छी रीत से, मुझे ऐसा लगता है खास करके कि जो H-1B वीजा की आपने बात की कि ट्रंप प्रशासन ने जिस तरीके से H-1B वीजा नीति को हालांकि लेकिन डॉलर का जो शुल्क है वो तो अमेरिका अदालत ने पूरी तरीके से अवैध करार दे दिया। लेकिन जो एक्सपर्ट्स है वो मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो वीजा है उसकी जांच जो है वो सख्त हो सकती है। उच्च कौशल वाले जो कर्मचारी है उसको प्राथमिकता मिल सकती है। देखिए बात भारतीय ये तो आईटी होगा। देखिए कंपनियों को अपनी मैं रणनीति बदल सकती है। ठीक है, नहीं, लेकिन अगर ये सब हो गया, देखिए अगर इसके अंदर दूसरी एक बात है कि भारत के लिए जो असर होगा वो ट्रंप की नीति से, अगर ईरान संकट दोबारा भड़कता है तो कच्चे तेल की जो कीमत बढ़ेगी वो सबसे बड़ी परेशान करेगी। और हाल में जो संघर्ष बढ़ने के लिए $95 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया है, आप ऐसा मान के चलिए कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी तेल आयातों में से एक कंपनी है। जो तेल महंगा होने का सीधा सीधा मतलब है पेट्रोल, डीजल, परिवहन, ये महंगाई बढ़ने का खतरा, ये जो है ट्रंप के फैसले वो तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल मेरे वक्त की कमी। आप मैं उसके तो साथ में मुझे ऐसा लगता है बहुत गहराई से कि ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर या उसके पहले से अब तक जितनी चीजें, चाहे वो रशिया की बात की हो या जैसे मैंने पहले भी कहा, आप देखिए कि हमारे जो टॉप लीडर है, हमारे प्रधानमंत्री है, वो अब तक खामोश है। क्योंकि मुझे पता नहीं वो एप्स्टीन फाइल है या क्या है, दुनिया में जिस तरीके से चर्चा, जिस तरीके से ट्रंप इसराइल के बाद दबे हुए हैं, हम अमेरिका के पास दबे हुए, ये वो सारी चीजें हैं। कहीं ना कहीं लिंक जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, जो मुझे लगता है आगे आने वाले सालों के अंदर भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। हालांकि राहुल गांधी ने तो 1 साल का अल्टीमेटम दिया है कि सरकार 1 साल नहीं रहेगी, यानी कि 1 साल अगर राहुल गांधी ने अब तक जितना कहा है, सारी चीजें देखते हम आए हैं और जेन्युइनली राहुल गांधी ये महंगाई की बात कर रहे हैं, यानी कि हम ये मान के सकते हैं कि अगर ये चीजें प्रोडिक्शन सही निकला तो साल भर के अंदर बहुत महंगाई बेकाबू होगी और लोग जो है वो परेशान हो जाएंगे।